औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाज़रीन हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम्स के अंदर करंट अफेयर्स के हवाले से गुफ्तगू करें, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कभी कभार जो है रिलीजियस मैटर और पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर भी हम अपनी गुफ्तगू को लेकर आते हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी चंद ही रोज़ हुए हैं कि जब हमारा फेडरल इलेक्शन कनाडा का अभी अभी अख्तिताम पजीर हुआ है और इख्तिताम पजीर क्या हुआ है कि वो ऐसा लगता है कि 2019 का रेप्लिका था 2021 का इलेक्शन। और बड़ी दिलचस्प अगर हम आदाद-ओ-शुमार और उसकी डिटेल्स के अंदर जाएँ तो कुछ आदाद-ओ-शुमार डेफ़िनेटली बड़ी अहम है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से। तो अब एक आदाद-ओ-शुमार जो बड़ा इम्पोर्टेंट है उसके अंदर वो ये है कि कितने मुसलमान कैंडिडेट जो है वो 2021 के अंदर जो है वो कामयाब हुए। तो आपको बताते चलें कि 2019 के इलेक्शन में भी 12 मुसलमान कैंडिडेट जो है वो कामयाब हुए थे और इस दफ़ा 2021 के इलेक्शन में भी 12 ही कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले जो 12 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन इस दफ़ा नहीं लड़ा था। उसमें यास्मीन रतनसानी है और दूसरी रितेंसी हैं और दूसरी जो है वो यहाँ पर किचनर के थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो खड़े नहीं हुए थे इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर। तो इस दफ़ा जो है वो और एक जो है वो मरियम मुनसफ जो हैं वो हार गई इस दफ़ा इलेक्शन 2021 के अंदर, वो 2020। तो 3 खवातीन मुसलमान खवातीन जो है ना लास्ट टाइम जीती थी और इस दफ़ा जो है वो 2 खवातीन ने जीता है और उन्होंने अपनी रिटेन पोजीशन की है, जिसमें सलमा जाहिद साहिबा एमपी हैं, इकरा खालिद हैं, ये दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन को रिटेन किया है। और जो लोग इलेक्शन नहीं जीत सके उनमें से वाहिद ऐसी बदकिस्मत उम्मीदवार हैं जो मरियम मुनसिफ हैं, जो कि पेटरबोरो और क्वात्रा के इलाके से खड़ी हुई थी और बुनियादी वजह यह कि उनका बैकग्राउंड अफगानिस्तान का था और इस दफ़ा आपको पता है कि अफगानिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो भी चल रही हैं। फिर कैनेडियन जो है वो हमारी अलाइज थी अमेरिका के साथ और नेटो के साथ, वो वहाँ पर फोर्सेस थे, उनका विड्रॉवल हुआ है। तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा रिएक्शन नज़र आता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मरियम मुनसिफ साहिबा के वोटों के अंदर जो है ना वो कुछ कमी नज़र आई हो। इसके अलावा एक और मसला भी हो सकता है। मरियम मुनसिफ साहब का जिस इलाके से वो इलेक्शन लड़ रही थी वो थोड़ा सा रूरल इलाका है जहाँ पर कंजर्वेटिव जो है वो ज़्यादा ताकतवर हैं और इस दफ़ा कंजर्वेटिव ने वहाँ से सीट निकाली है। तो ये मुमकिनात में से है कि कंजर्वेटिव ने जो है ना वो ब्लॉक वोट जो है कंजर्वेटिव को ज़्यादा पड़ा हो और कुछ नए लोगों ने भी रिएक्शन में उनको वोट दिए, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव वहाँ पर सीट निकाल सके। एक और कुछ 3 नए उम्मीदवारों ने जो है वो इस दफ़ा कामयाबी हासिल की है। उनमें एक तो हमारे जनाब जाने-माने प्रोग्रामों के अंदर बहुत दफ़ा आए हैं शफ़कत अली साहब। उन्होंने इस दफ़ा जो है इलेक्शन एमपी का इलेक्शन जीता है ब्रैम्पटन सेंटर से और ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। और दूसरे जो उम्मीदवार हैं जो जो इस दफ़ा जीते हैं वो तलीब मोहम्मद साहब हैं। तलीब मोहम्मद साहब ने जनाब वैनकूवर का जो इलाका है वहाँ से, ब्रिटिश कोलंबिया से, वहाँ से सीट निकाली है और बड़ी अहम सीट है और पहली दफ़ा मुसलमान कैंडिडेट कोई जो है ना उस इलाके से जीत के आया है। और तीसरे तो जनाब बहुत मशहूर व मारूफ आदमी हैं, उनका नाम है जनाब यासिर नकवी साहब। यासिर नकवी साहब जो हैं वो इलेक्शन जीते हैं इस दफ़ा और उन्होंने भी कामयाबी हासिल की है। तो इस तरीके से 12 की 12 सीटें तो रही हैं, लेकिन क्या हुआ है कि एक खातून की कमी हो गई है, लेकिन 3 नए कैंडिडेट ने जीतकर जो है उस नंबर को इक्वल रखा हुआ है। तो इस लिहाज से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से। दूसरी जो अहम तरीन बात है जो यकीनन जो है ना वो वहाँ पर देखने से ताल्लुक़ रखती है कि 2019 के अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ कि रेप्लिका है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेप्लिका है, अगर लिबरल पार्टी के वोटों की तादाद आप देखें तो जो 2019 के अंदर उन्होंने हासिल की वो 33% थी और इस दफ़ा अगर आप और कंजर्वेटिव पार्टी के वोटों की तादाद 34% थी, यानी 34% थी। और इसी तरीके से एनडीपी ने 16% वोट हासिल किए थे और ग्रीन पार्टी ने 7% और पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा ने 2% वोट हासिल किया था 2019 के इलेक्शन में। और ब्लैक क्यूबेकवा जो है 8% वोटों के साथ, क्योंकि वो सिर्फ क्यूबेक से इलेक्शन लड़ती है, तो वो 8% वोट जो है ना उनके खाते में थे। लेकिन अगर आप 2021 का इलेक्शन देखें तो आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि रेप्लिका, उसका रिजल्ट्स अगर आप देखें 2021 के अंदर तो आपको नजर आएगा कि लिबरल पार्टी ने जो है वो 33% वोट हासिल किए, अगरचे उन्होंने अपनी एक सीट में इजाफा किया। मैं इसलिए एक सीट कह रहा हूं इजाफा, कि पिछली दफा क्या हुआ था कि उन्होंने उनकी 157 सीट नजर आ रही है लेकिन वो जीते 158 थे। उन्होंने एक अपने मेंबर को कॉकस से निकाल दिया था, इस वजह से उनकी सीटें तो 158 थी मेंबर, जिसकी वजह जिस सीट के ऊपर शफकत अली साहब जीते हैं वो सीट ऐसी थी
जिसके जो उम्मीदवार थे रमेश संगा साहब, वो जो है वो कॉकस से हट गए थे और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है ना वो बैठे थे पूरी कॉकस के अंदर। तो इस वजह से उनकी सीटें 157 है, लेकिन एक्चुअली 158 थी लिबरल के पास। तो इसी तरीके से आप देखें कि लिबरल पार्टी ने अपनी एक सीट में इजाफा किया है, 159 हो गई हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव के पास जो है 121 सीटें थी, अब उनके पास 119 सीटें, उन्होंने 2 सीटें लूज की हैं। इसी तरीके से ब्लैक क्यूबेकवा ने 32 सीटें थी, उन्होंने 1 सीट इजाफा किया है और उनकी अब 33 सीटें हो गई। एनडीपी ने पहले 24 थी, उन्होंने भी 1 सीट का इजाफा किया है और उनकी 25 हो गई। ग्रीन पार्टी ने लूज किया है, उनकी 3 सीटें थी, अब 2 हो गई हैं और पीपल्स पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी स्टिल स्टिल लेकिन ये कि उसने अपने वोट बैंक को बढ़ाया है। ग्रीन पार्टी ने 2 सीटें तो जरूर जीती हैं, लेकिन उनके पास पिछली दफा जो है वो वोट बैंक 7% के 5-7% के करीब था, अब वो घटकर सिर्फ 2% रह गया है। और पीपल्स पार्टी ने अपने वोटों की तादाद को 5% बढ़ाया है। और जैसे हमको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है ऑफ शूट है कंजर्वेटिव पार्टी का। मैक्सिमम बर्नियर साहब जो है वो इलेक्शंस के बाद, एंड्रो शेयर के इलेक्शन के बाद अलहदा हो गए थे, उन्होंने अपनी अलहदा पार्टी का ऐलान कर दिया था और वो जो हार्ड लाइन कंजर्वेटिव हैं उसको लीड करते हैं, जिसमें एंटी इमिग्रेंट्स और जो है इस्लामोफोब्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पार्टी के अंदर एक बड़ी तादाद उसके अंदर मौजूद है। तो वो लोग भी जो है वहाँ पर इस दफ़ा उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया है और वो तकरीबन जो है वो 5% वोट उन्होंने जो है पूरे कनाडा से हासिल किए। तो ये कुछ आदाद शुमार थे जिसकी रोशनी में आज हम कोशिश करेंगे कि अपने कुछ साथियों से गुफ्तगू करें। तो आइए हम पहले अपने मेहमान से मिलाते हैं। फराज मारिश साहब, आपको मैंने बताया पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो आइए उनसे मुलाकात। comes to my program. Thank you, Faraz, once again that gives us the time for community talks. And after election, it's very important to talk with you because I talked to you before the elections and we discussed several things about the election at that time as well. But it's very important that as the post-election, we have to review that where we are standing as a Muslim community specifically, and what are the some challenges you will see in the political parties, the leadership, that they are not able to really make a change, a big change. They either conservative party cannot able to defeat the liberal party not able to gain their majority vote, and on the NDP side is also their vote bank is not getting so much that they will make a they will get many seats. So, and Green Party leadership also lose a lot of vote. They even see lose 1 seat out of 3. So there are a lot of things which is having question marks that how the Canadians are thinking after this post-election. Thank you very much for having me on the show. It's always a pleasure to be with you. Jazakumullah khair. Definitely the elections for, I would say for Canadians in general, was a big disappointment. Nothing have changed except spending more money in these critical times. For parties, it was a little different. For the Liberals, definitely they've gained, I would say, probably 2 more years. And it's difficult to think that any elections will be called in less than 2 years. So it's kind of a reset for all parties. We see that across the parties, leadership is being questioned and being reviewed. Even Justin Trudeau himself, we're hearing that his leadership is being questioned now. Aaron O'Toole is definitely going through an internal huge discussion for his leadership. Definitely Jack Meeting, we've heard the same. Annamie Paul was the first one to step down. So it's going to be very interesting to see what's going to happen in leadership before the next election. So it definitely, I would say that it added a huge sense of instability to the Canadian politics, disappointment on the people's side and instability on the party's side. So I don't see this being good for us in any way, shape, or form. Yeah, that's one of the that none of the parties able to attract the mainstream voters, right? That's the biggest loss I can see. That if I compare 2019, Liberal Party get 33% of their vote, and still in 2021 they are still getting 33% of their vote. They'll get 158 seats. Now they get 159 seats at the expense of $6 million. So they will able to add only 1 seat in their account.
So let's discuss first Liberal, that they are only 33%. They are before order 33%. So now a single percentage is not increased in their vote bank as well. Why? In They terms pay of so much money to the COVID. Tackle they tackle COVID-19 a better way, according to the ministers and everybody. And he give a lot of supports to the small businesses as well as the struggling families. Still, the people not see him to give him the majority vote. Why? It's very interesting. The balance between the subsidies, the support that the government gave for individuals and for small businesses, to them it seemed like that would have been enough to get a majority government and to get more votes. On the other hand, the scandals that we heard about, the we and others, and the issue in managing the pandemic in the beginning, the delay in the vaccines, the lockdowns as well. So it was a very critical balance between support and mismanagement and scandals. So I guess people spoke. Even the return was balanced. They did not lose the government, but they did not gain anything. So it's funny how the balance between the negatives and the positive kept the voters in balance as well. So they didn't gain anything out of it. But I should also say, again, they did gain. They're probably the only party that gained something, gained another 2 years. So what happened is they were in their second year of a minority government. So if they had waited, and this is very critical, if they had waited 1 more year, where the other parties, especially the Conservative Party, will be more ready for elections, they could have lost the government completely. But it was very smart to call it now while things are balanced. He only gave 36 days for everybody to get ready, which is the minimum period allowed by Constitution. So no other party was ready for this elections. So they actually, the only winners are the Liberal Party, because they got another minority. And the next 2 years, I don't think there will be a call for election. So technically, they're the only ones that gained in this, and they gained 2 more years of, having themselves forming a government. Even if it's a minority government, they gained that part. This is very important. So the next comes to the Conservative Party. If you see, the Conservative Party also retained 34% of their vote as well, although they lost 2 seats because they have 121 seats in the House of Commons, but now they have only 190. One of the biggest questions that really see, if you see all over the different riding, you will find it out that Conservatives are not coming out to vote as well. They're not happy with anyhow. It looks like Aaron O'Toole, the center progressive Conservatives, the values that Aaron O'Toole want to move into the party. It looks like the old guard of the Conservative Party is not happy with this one. One of the example I can see that in the Milton riding, in the very last moment, Lisa Raitt come out and give the support, very last 1 day or 2, but she's not giving any support. And the old guard which are working in the Milton riding, I didn't see any one of them helping the Nadeem Katana in their riding. So do you not see, and this is not only the Nadeem riding, I see in many riding in the GTA, they are not coming out to support the Conservatives. And why is so? I was looking at the numbers in Mississauga and Halton. In average, the turnout was less by 7,000 voters compared to 2019. The Conservative voters in particular, honestly, it was surprising because the Conservative voters consistently dropped in these ridings. So to your point, I think you're right. The old guards Conservatives, they probably either went to the PPC where we saw their numbers going up, or they didn't vote at all, because you're right. And Aaron O'Toole said it on September 15th. He said the Conservative Party now is not your dad's Conservative Party.
He said it openly in a press conference. This is not the same old party. So it seems like he's doing a huge effort to bring the party more towards the right center, closer to minorities. And we know for a fact that's going to face a lot of internal resistance. So did that reflect in the numbers of participation of voting? I think it did, because when I looked at the numbers in all ridings in Mississauga and Halton, as I said, the numbers of the Conservatives were lower than their normal base. I'll give you an example. In Milton, their base for the past 3 elections was around 22,000 voters. Nadeem got 17,000, close to let's just shy of 18,000. So that's a drop right there. We saw it in Oakville. We saw it also in many ridings in the area. So it seems like the internal fight, which brings back the memory of Patrick Brown, the internal fight is probably causing some of their traditional supporters and voters to boycott the elections. One more thing, Faraz, which is important about the Conservative Party regarding this one. How much do you think impact done by the People's Party of Canada on the extreme right conservative vote? They really damage, because it's somehow, some people are saying around 20 seats are conservative lose, because People's Party of Canada gained 3,500 votes and they lose by that difference. Yeah, definitely 2021 it did have an impact. 2019 wasn't much, but this year we all saw the numbers going up, and it definitely it's funny because it's the first time ever in this riding I hear this statement from the Conservatives. We always hear the statement from the Liberals. They say any vote for NDP is a vote for the Conservatives. It's the first time ever I hear it this year from a Conservative candidate. He said any vote for PPC is a vote for the Liberals. So now they have the same effect, but definitely they had an impact. Okay. So that's one of the reasons also, because we have to. So do you see, because in some news I saw that NROs will be is trying, or their old guards people are there who trying to bring NROs as a replacement of Aaron O'Toole for the next election? I really hope that doesn't happen. I really hope their efforts to get closer to the center, to become more diverse, more accepting of minorities. I hope that doesn't change. If we have a rebound, it's going to be ugly. And we've been working so hard, as you know, Brother Arif, we've been working so hard to engage the community with all parties. And this is exactly why we've been doing this, because we don't want any party to go to the extreme. We don't want any party to turn against us and become an enemy of the Muslim community or any minorities. So I know there are internal fights, fierce ones right now, but I'm hoping and I'm hearing good news that that's not going to happen. For the best interest of Canada, for the best interest of minority communities, we don't want this rebound, because if it goes back to a Harper model, then I don't think any of us will be happy about it. So, one last question for us regarding the winning candidate of the Liberal Party. Have 11 Muslim candidates who win this election, and only one, as usual, there is one candidate in the Conservative Party who win the election. Unfortunately, we have more number this time. A Muslim candidate run from the Conservative Party, but none of them is really able to succeed, right, this election as well. So do you see any change? These Muslim MPs who are win now, they are more seniors, they understand, they are becoming more mature, they can understand the parliament as well, and they may get, some of them maybe get some ministry as well to run. Do you think that is what they're supposed to do for the Muslim community? Number one issue at this stage, Islamophobia is there, there's rising. So there is some concrete decision gonna be seen in the parliament, or is still the same status quo? Well, we had how many Muslim ministers? We had 3. We had Ahmed Hussein, Maryam Munsif, and Omar Al-Ghabra. Yeah. So we had 3 Muslim ministers in the last parliament.
And this parliament, I'm pretty sure we will have also, if not the same number, maybe more. However, you're right. The Muslim candidates now, or Muslim MPs, there should be a lot more mature, a lot more experienced, hopefully a lot more influencers. Now, this is the real question. The Muslim MPs that we had, did they have a real influence on critical issues? I'm sure they did, and we have to be fair to them. But the degree of influence probably wasn't where we wanted to be, with 3 ministers, for God's sake, in the cabinet, and 11 MPs. Now, with their seniority, with their presence, with them able to keep their seat at very good difference, like Iqra Khalid, Umar Al-Ghabra, the difference, the lead over the Conservative was pretty significant. Very significant, yes. Yeah. So we're proving that in these ridings, the Muslim community is pretty strong. So with this strength, are they going to become more influencers? Are they going to become more powerful? Are they going to be more focused when it comes to supporting the issues of the community? This is what we're hoping is going to happen, because I tell you right now, our community members, they've questioned their ability to serve the Muslim community, in addition, for sure, to serve all constituents. But because we saw a weakness in serving our issues as a community, mainly in Islamophobia, is it the time now to take serious steps when it comes to legislations and laws against Islamophobia? This is their chance to prove it. And we all know this is not going to be a very long-term government. It's going to be less than 2 years, like everybody's saying. And like Trudeau already, he gave a statement that he might call it in 18 months. So this is their chance to prove with their term. This is the 3rd term for both of them. For them. Yeah. In sequence, are they going to make a real difference? This time, people will really hold them accountable. Yes, thank you, Faraz, for your input on this post-election review, and I really appreciate anything you want to add. In the last, you have 1 minute. I really hope with the change happening in leadership and the leadership campaigns that we're going to see, I hope our Muslim community will be present and available and participating, starting with the Green Party leadership elections. Please, please, please pay attention to leadership elections, be there. Be members of the parties and participate in choosing good leaders. So next elections, we have better choices. Thank you once again, Faraz, for giving us the time to the community talks and discussing on such an important talk. Jazakumullah khair for your efforts. Always a pleasure. तो नाज़रीन, अभी जो है हम गुफ्तगू कर रहे थे फराज मारिश से, जो कि हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, दार फाउंडेशन के साथ भी मुंसलिक हैं, ज़बरदस्त तजिया करते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से। मेरे अगले मेहमान जो हैं जनाब दीवानशु नारंग साहब हैं, जानी मानी शख्सियतें हैं, हमारे प्रोग्रामों में अक्सर इंटरनेशनल अफेयर और पॉलिटिकल अफेयर के प्रोग्राम्स के अंदर वो हिस्सा रहते हैं और एक लिबरल आइडियोलॉजी के साथ वो अपने आप को कहते भी हैं हमेशा, आई एम अ लिबरल विद द आइडियोलॉजी। तो आइए जनाब दीवानशु साहब से मुलाकात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलमिस्ट हैं और पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिस्ट भी हैं। दीवानशु साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for giving us the time today. Thank you for calling me. Thank you for calling me. So Dীবাংশু sahab, the election has happened, right? And we are talking before the election as well. And you are in one of my programs. We're discussing about a lot of liberals, conservative, NDP. We talk about so many things. But if you see the election and all the peoples which are we talking about, I talked earlier, they have one specific answer. They say that what any party really gain after this election. Do you think any party really gains something after this election? Yes, one party gained the maximum out of this election, and the people of Canada lost the maximum out of this election. So first, unfortunately, I'm a very positive guy, but I think it's important. It's time to focus on the negative of this election first. The people of Canada lost this election. The people of Canada, first of all, this election was forced upon us. No one needed it. It wasn't even required. It was basically to serve the ego and the pride of a certain Mr. Justin Trudeau, the King of Canada right now. And he wanted to continue his kingdom without any controls, with unhinged power. That did not happen.
Fortunately for Canada, it is still a minority government. और अगर आप अपने प्रोग्राम में भी देखें, मैंने पहले भी बोला था कि मैं इस इलेक्शन में वोट, मैं हालांकि प्योरली लिबरल हूँ थिंकिंग में, पर इस इलेक्शन में एज अ मैटर ऑफ प्रोटेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू बी वोटिंग, बिकॉज ये हम लोगों पे एक ऐसा फोर्स्ड इलेक्शन था जिसमें हमारे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और ये 1.5 साल या 2 साल बाद भी आराम से किया जा सकता था जब, और कनाडा की गवर्नमेंट को इस समय कनाडा की गवर्नेंस पे फोकस करना था, ना कि इलेक्शन लड़ने पे और पैसा वेस्ट करने पे और फजूल में लोगों को एक सरदर्दी में और एक पैंडेमिक के बीच में प्रॉब्लम फेस करने के लिए लाना था. Now let's talk about the gain. Or I think आज का प्रोग्राम जो है, you see instead of focusing on what has passed, now it's a continuance of the same. Exactly. It has a zero sum game. I want to focus on the future, and the future is looking dark to me. Okay. Unfortunately, I'm not talking about the next 5 years or 10 years or 20 years. कुछ ideologies होती हैं, कुछ एक मोमेंट्स होती हैं हिस्ट्री में जो आगे के 30 साल 50 साल बाद का डायरेक्शन इंडिकेट करती हैं. कनाडा में इस बार जो मैक्सिम बर्नियर की पार्टी को 5% से ज्यादा वोट मिला है, ऑलमोस्ट 8.5 लाख वोट मिले हैं, 3 टाइम्स उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया है. और हम ये जो आपका मैप है या जो भी हम फोकस कर रहे हैं वो सीट पे, ये इस तरह की पार्टियां, इस तरह की आइडियोलॉजी सीट पे नहीं जाती. नहीं, वो तो परसेंटेज ऑफ नंबर्स पे जाती है. सही है. इंडिया में बीजेपी हिंदुत्व की जब लहर शुरू हुई, हिंदुत्व की बात 70 साल गांधी की मौत के टाइम से हिंदुत्व का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और उसको 70 साल लगा ऐसे मजबूत मौके पे आने में, जब इंडिया की सारी शख्सियत, सारी मानसिकता पे आज बीजेपी और हिंदुत्व और हम हिंदू हैं और गर्व से कहो और किसी और को सेकंड सिटीजन बनाए रखो या बनाना है, वो आइडियोलॉजी आज इंडिया में बस चुकी है. राइट विंग किसी भी दुनिया, आप फ्रांस में ले लीजिए, आप अमेरिका में ले लीजिए, जिस तरह से ट्रंप उभर के आया है, जहां पे भी राइट विंग ने लोगों की मानसिकता को कैप्चर किया है, इट हैज बीन अ जर्नी, इट हैज नॉट बीन इमीडिएट, इट हैज बीन अ जर्नी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई है. आज के दिन में भी आज आप देखें, कंजर्वेटिव्स 2019 में भी 2021 में भी उनका वो 1/3 के करीब उनकी 1/3 पर वोट रहे हैं, और वो आज भी थे, पिछले इलेक्शन में भी थे. लेकिन उनका वोट तो दिवांशु साहब 34% पहले भी था, आज भी 34% है. सिवाय इसके कि उन्होंने 2 सीटें लूज की हैं. That is what I'm saying. Correct. That is exactly the point I'm trying to make. उनका वोट बैंक 1/3 जो है वो कंजर्वेटिव्स का पहले भी था, आज भी रहा है. मैक्सिम बर्नियर का 1.3% से 5% पे जा पहुंचा है. अरे उसकी लेकिन आप दूसरी तरफ देखें ना, उसकी वजह है ना, उसकी वजह भी है दिवांशु साहब. अरे भाई इस बात को समझे, उस इलेक्शन में जिसमें 180 लाख वोट लोगों की जगह 169 लाख पीपल ने वोट किया है, 11 लाख 5% से कम, 6% के करीब वोटिंग कम हुई है, उसके बावजूद नंबर ऑफ वोट्स बर्नियर के बड़े हैं. ये वोट एक ऐसे व्हाइट कंजर्वेटिव ब्लॉक के थे जो कंजर्वेटिव के साथ वोट किया होता तो आज कंजर्वेटिव की सरकार बनी हुई होती, कोई इसमें डाउट नहीं था. मैक्सिम बर्नियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स ऑफ कनाडा, एंड दैट प्रोडक्ट वो वोट. अच्छा, और ये तब है जब उसको एक फोरम नहीं मिला, उसको एक नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला, उसको डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, इसके बावजूद वो ये वोट निकाल के लाया है. क्योंकि जो मैं देख रहा हूं आज के दिन में, द राइट विंग वोट इज गेटिंग कंसोलिडेटेड, और मैं आज जो देख रहा हूं 20 साल 30 साल आगे, मुझे ये लगता है कि कनाडा एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगा है जिसमें राइट विंग is going to start getting consolidated more and more. और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 20 साल या 30 साल में मैक्सिम बर्नियर जैसी पार्टी या उस पार्टी के नाम पे या कोई और पार्टी के नाम पे, पर वो आइडियोलॉजी, वो सोच एक व्हाइट वोट को कंसोलिडेट करके एक पावर, क्योंकि बाकी वोट तो बिकता है. हमारे को, मैंने जो महसूस किया है पिछले 10 साल से कनाडा में, 12 साल से कनाडा में, और जो स्पेशली पिछले 2-3 इलेक्शन से जब मैं उसमें काफी इन्वॉल्व भी रहा हूं, कि चाहे वो लिबरल्स हो, चाहे वो एनडीपी हो, इवन आज के दिन में जब कंजर्वेटिव्स ने इस बार वोट भी दिया है, जो सीट्स भी दी है जहां पे वो जीत नहीं सकते थे, वहां पे उन्होंने सीट लाने के लिए साउथ एशियंस को सीट्स को इलेक्शन का टिकट भी दिया है. पर ये सब हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, एक सवाल मैं पूछ लेता हूं दिवांशु साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट तरफ तवज्जो दिलाई कि इस दफा उन्होंने जो है बड़ी तादाद में जो है वो
लोगों को सीट्स दी हैं, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स को, इंडो पाकिस्तान के लोगों को, वो जो इमिग्रेंट होके आए, एक बड़ी तादाद थी जिनको जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी ने वोट दी। लिबरल्स तो देते ही हैं वो वोट, हमेशा सीटें देते रहे, लेकिन कंजर्वेटिव ने इस दफ़ा जो है अच्छे नंबर्स दिए थे, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट रिजल्ट उस लेवल का नहीं आया जिस लेवल की उन्होंने सीटें दी थी। और उसकी एक बुनियादी वजह पीछे समझ में ये आई कि कंजर्वेटिव ने, जो उनके ओल्ड गार्ड कंजर्वेटिव हैं, उन्होंने या तो अपने घरों में बैठे रहे, वोट ही नहीं दिया, और कंजर्वेटिव को इस दफा वोट कम पड़ा है मुख्तलिफ राइडिंग्स के अंदर। देखिए ऐसा है, ये जो सीट्स दी गई हैं, ये उन उन जगह के लिए सीट्स नहीं दी गई। ये एक पहचान बनाने की चीज थी कि हम भी भैया आप लोग के साथ हैं। वो दिखाना चाहते थे, एक ये हाथी का दांत था, खाने का दांत नहीं था, ये हाथी का दांत दिखाने का था। उसका उनको फायदा नहीं हुआ और उसका बैकलैश एरन ओटूल को अब मिला है और आगे भी मिलेगा। यही मुझे डर है। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये इलेक्शन is where a Canadian people are going to lose, because now that white bloc, that conservative bloc which is anti-immigrant to the core, that is going to consolidate more. Whether they come behind conservatives or whether they go further towards Maxime Bernier, but that vote is going to consolidate. और इसीलिए जैसे अमेरिका में भी हुआ था, जब ह्यूमन राइट्स की, जब इक्वल राइट्स की बात थी, जब सोशल राइट्स की बात थी, तो चाहे वो मैल्कम एक्स खड़े हुए, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग खड़े हुए, एक चेंज लाने के लिए उनको कलर्ड पीपल के लिए एक स्ट्रगल, एक अलग से ग्रुप, पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप बनाना पड़ा। इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल ग्रुप, कोई पार्टी नहीं थी, कोई डेमोक्रेट्स की पार्टी नहीं थी। इट वाज मोर ऑफ अ प्रेशर ग्रुप कि हम कलर्ड पीपल की स्ट्रगल के लिए खड़े हैं, और जो हमारे साथ है वो जो हमारी बातों में विश्वास करता है। आज के इलेक्शन में हम बेकार की बातों, पहले तो इलेक्शन कॉल ही क्यों हुआ, दूसरा हम कल, देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं वो एक साफ शब्दों में है कि मैं आगे 20 साल 30 साल के अंदर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये वाइट वोट जो है, आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ डिविजन, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी दैट द वे आई फील, कि ये वाइट वोट कंसोलिडेट होके एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ खिंचता जाएगा, और वो ये महसूस करेंगे कि जो पार्टी, जो लोग हमारी बात को विश्वास रखे, क्योंकि उनके मन में डर आ गया है। आज पहले 2016 में 19% इमिग्रेंट थे, आज के दिन में 23% है। 2030 तक कहते हैं कनाडा में 33% इमिग्रेंट्स होंगे। इमिग्रेंट्स आर बिकमिंग अ फोर्स, बट दैट वोट इज डिवाइडेड। एनी पार्टी जो भी उनको इस्तेमाल करना चाहती है वो इस्तेमाल करती है, पर उनके इशू पे फोकस नहीं होता। हमारा आज का इशू, हमारा आज का इशू था जब वो मोहम्मद जी को, उनको मिसिसागा में मारा गया, उनके कंडों में घुस के, जब गोली चलाई, और किसी भी कोई, और उसको उस टोटल केस को रफा दफा कर दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला। आज के इलेक्शन में उसका कोई इशू नहीं था। हमारे कंट्रीज से इस समय सबसे ज्यादा कोरोना वायरस अमेरिका में फैला हुआ है। अमेरिका के लिए आप खोल के बैठे हुए हैं कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इंडिया से आपने फ्लाइट्स बंद कर रखी है, पाकिस्तान से आपने रिस्ट्रिक्शंस, और जो भी आए वो थर्ड एरिया से कोरोना टेस्ट करा के अननेसेसरी प्रॉब्लम्स खड़ी करके, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम इमिग्रेंट्स के इशू यहाँ पे आके आपके नाम के बेसिस पे, आपका नाम देवांशु नारंग है, आपका नाम ये है, आपका नाम फलाना डिफाना है, जब तक आप अपना नाम नहीं चेंज करते आपको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएंगी, कोई कुछ नहीं बोलता। हम अपने देशों में कितनी सारी पढ़ाइयां रखते हैं, कितनी सारी एजुकेशन एक्सपीरियंस लेके आते हैं, यहाँ पे आके जीरो वॉलमार्ट में कैशियर की इंटरव्यू के लिए कोई कुछ नहीं बोल। दीज आर आवर इश्यूज। इसको लेकिन मसला सारा ये देखें दिवांशु साहब, आपने बड़ी राइटली इंडिकेट किया कि हमारे इशू यहाँ पर यह है कि हमारी अगली नस्ल को जॉब क्राइसिस नज़र आता है एक बहुत बड़ा। हमारी अगली नस्ल, और बल्कि ये मौजूदा नस्ल के अंदर फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन वेरी हाई हो गया है, हाउसिंग प्राइसेस बहुत हाई जा रही हैं, रेंट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू पे। और जनाब आपकी तनख्वाहें जो हैं वो कितनी बड़ी होंगी 8-10 साल के अंदर? 5%, 7%, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन गेटिंग डबल is 100% increase. The things which is we are buying $7 or $8, that is now costing like $15. So there are so many things, and the petrol price and gas prices are also increasing on the other side continuously after the low prices. So ये एक बहुत बड़ा challenges, तो economical challenges तो हमें बहुत बड़ा नजर आ रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये जो पार्टीज हैं, जो फेडरल पार्टीज हैं, इनका फोकस ये होना चाहिए, बजाय ये कि हम जो है वो बिल्कुल इस दफ़ा ना डिबेट्स के अंदर किसी लीडर ने मुतासर किया
और ना पब्लिक कोई वोट देने के लिए आई इन इश्यूज के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि डिसइंटीग्रेट होती जा रही है सोसाइटी विद द पॉलिटिकल सिस्टम। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो आपने इश्यूज के इकोनॉमिक इश्यूज के अलावा मैं जिस बात को इस समय कहना चाह रहा हूँ वो एक और भी इशू है, वो है हमारी स्किन का इशू। वो स्किन का इशू, और वो स्किन का इशू फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट या एक टाइम की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं होता। आपका बच्चे का बच्चा भी यहाँ पे रहेगा तो भी उसका कलर ब्राउन ही रहेगा, और उसकी वजह से अगर उसकी वजह से उसको सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है, उसको हैंडल करने के लिए क्या होगा। हम लोग, एक होता है ग्रेजुअल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लोग बढ़ गए हैं तो एक जगह पे कम्युनिटी बन गई, एक मुस्लिम कम्युनिटी एक जगह पे ज्यादा बढ़ गई, कहीं पे सिख लोगों ने अपने घर बना लिए, कहीं पे उन्होंने पहचान बना ली। उसमें दिस इज नॉट द वे कैनेडा इज अबाउट। कैनेडा शुड बी एबल टू एक्सेप्ट एवरी ह्यूमन एज इक्वल. And the direction I see today Canada is going is a direction in which the white vote is getting consolidated. And that is why I think that today is a time, not talking about the next election, not talking about 10 years from now, talking about 20 years, 30 years, 50 years, our children, our grandchildren. We have to start a social movement. We have to start a social group for the immigrants, for the colored people, be they come from any part. But we have to start and they can be a part of any party. They can belong to conservatives, liberals. हमारे लोग किसी को भी वोट करें, कंजर्वेटिव को करें, लिबरल को करें, एनडीपी को करें, डिपेंडिंग ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दोज टाइम्स। बट वो सबको एक प्रेशर ग्रुप बने, वो सबको क्वेश्चन करे, वो सबको सही दिशा दिखाएं कि क्या आप इमिग्रेंट्स के इशू पे फोकस करेंगे, क्या आप उनकी आवाज बनेंगे। और अगर आप उनकी आवाज, उनकी परेशानियां ये हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है, इनके ऊपर में बात करें। एक आज के दिन में मैक्सिम बर्नियर जैसी आइडियोलॉजी, या जैसे अगर व्हाइट वोट कंसोलिडेट हो सकता है तो एक टाइम आ गया है कि कलर्ड लोग भी कंसोलिडेट हो। वो पॉलिटिकल पार्टी ना हो, वो एक सोशल फोरम बने, शायद उससे शुरुआत हो। पर राइट विंग को फेस करने के लिए हम लोगों को आज इकट्ठा होके, खड़े होके, हिंदू, मुसलमान, सिख, जो भी किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी देश से आप आए, पर जो भी अगर उसको लगता है कि आगे के सालों में, आगे की जनरेशन में, पुश्तों में उसकी आवाज को पहचान की जरूरत है, उसकी लोगों को आवाज चाहिए, तो आज हमें खड़ा होना बहुत जरूरी पड़ेगा टुगेदर, so that we can stand the future. But the reality is very different, Divanshu साहब. Reality is very different what you are saying. देखिए, हमारी एक तारीख है, इंडो पाकिस्तान की भी एक तारीख है और अरब दुनिया की भी एक तारीख है, और the peoples, they know how to divide and rules. They know what नारा, कौन सा नारा लगाना है जिसके ऊपर इनको डिवाइड कर दो, इनको तकसीम कर दो, और ताकि इनकी जो पावर्स है वो वीक हो जाए, खासतौर पे इमिग्रेंट्स की। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा नारा जो इस वक्त खासतौर पे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया था, इस्लामोफोबिया, आपको पता है कि एक टारगेट कम्युनिटी है। लंदन का वाकया हुआ है, क्यूबेक में वाकया हुआ है, आए दिन वाकयात हो रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे वाकयात हैं जो कि यहाँ पर होते भी नहीं, लेकिन आप देखें कि दूसरी कम्युनिटीज तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी कम्युनिटी तो जश्न भी मनाती है इसके ऊपर। और वो यही मसला है। इसी मसले आज के दिन में इस्लामोफोबिया से भी ज्यादा बड़ा फोबिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो गया है वो है एशियन फोबिया। इस्लाम, मुसलमानों से भी, मुसलमान तो आज कंजर्वेटिव ने भी उनको सीट्स दी, आज सबके सब सारा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चीनियों के खिलाफ हो गया है, वो उनको टारगेट कर रहा है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये इनकी केवल चालें हैं हम लोगों को तोड़ने की, हम लोगों को नीचा रखने की, क्योंकि गोरा सोच एक सोचती है कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं चाहता हूं, दुनिया उसी हिसाब से चले। और इसीलिए अब आपने एक बात कही कि ये मसला नहीं है, ये रियल वर्ड नहीं है। रियल वर्ड हम जैसे, आप जैसे लोग, आम आदमी बनाता है। अगर हम रियल वर्ड में इनकी चालों को समझें और हम इकट्ठा हो, हम यूनिटी रखें, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो ब्राउन हो, हम लोग देखें कि क्या पीछे की इनकी मानसिकता है और उसको फेस करने के लिए तैयार हो, एक साथ हो। I know it is a difficult task. I know it can be a utopian concept for a lot of people. ये लगता नहीं है कि सच्चाई हो सकती है, परंतु ये तारीख गवाह है। लेकिन तमाम कैनेडियन, अरे भाई, तारीख गवाह है इस बात की कि जब लोग इन छोटी चीजों से उठे हैं और इकट्ठा हुए हैं,
तब चेंज आया है, चाहे वो फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, चाहे वो रशिया में रेवोल्यूशन आई, चाहे वो क्यूबा में आई, मेक्सिको में, जहां पे भी लोग इकट्ठा हुए हैं और छोटी सोच, आपका रिलीजन क्या है, आपकी पहचान क्या है, आपका जेंडर क्या, इन चीजों, अरब स्प्रिंग, जब इन चीजों से लोग उठे हैं तो एक रेवोल्यूशन आई है। आज कनाडा को बचाने के लिए और अपनी आगे की पुश्तों को बचाने के लिए और सच्ची इक्वालिटी लिबर्टी लाने के लिए ये बहुत जरूरत है कि हम इन चीजों से उठ के इकट्ठा हो, जुड़े और दूसरों की चालों को समझ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाए कि हम कैसे एक साथ हों, कैसे हम एक मुसलमान को भी और एक हिंदू को भी समझाएं कि अगर तुम्हें मोदी बांट रहा है या तुम्हें कोई और बंदा बांट रहा है तो वो गलत है, तुम पहले एक साथ हो। जब एक गोरा तुम्हें देखता है तो सबसे पहले वो देखता है कि तुम्हारा कलर क्या है, वो ये नहीं देखता कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। मैं आज दाढ़ी बढ़ा लूं ना तो मैं भी मुसलमान लगने लगूंगा, मुझे भी मैंने अभी आपको पिछले चैनल में उसमें बताया था कि किस तरह से एक सिख को तालिबान बोला गया, यहाँ पे किसी ने बोला, उसको मैंने फेस किया था। तो ये सब, ये हमारी लुक्स चेंज नहीं होंगी। मैं जानता हूं, मैं इस बात को शायद आपको वो लग रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपके चैनल के थ्रू भी एक हम कोशिश करें, एक प्रेशर ग्रुप बनाएं, एक सोशल और प्रेशर ग्रुप बनाएं जो इमिग्रेंट्स, जो हम लोगों पे फोकस करे, ताकि आगे वाली पुश्तें जो है हमारी, वो अपनी पहचान। बिल्कुल दिवांशु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद मेरा अगला मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल ये है कि इस दफा 17 इंडो कैनेडियन जो है वो इलेक्शन जीते हैं और दूसरी तरफ कोई 12 मुस्लिम कैनेडियन भी जो है ना वो इलेक्शन जीते हैं, तो एक अच्छा खासा नंबर हमें नजर आता है, अराउंड 28 नंबर्स के करीब जो है ना 28 लोग जीते हैं। और अगर आप देखें सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी के, सिर्फ लिबरल पार्टी के अंदर ही तो 14 इंडो कैनेडियन लोग जीते हैं इलेक्शन और 11 मुस्लिम्स कैनेडियन भी जीते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें नजर आता ये है कि इफ दीज 11 and 14 they are good number, 25 MPPs can work together, then there is a lot of change they can bring, and they can bring lot of laws that importantly needed here against the discriminations and against the where the society is heading now. But do you think that there is any way we can help it out, those MPs, and we can reach it out, and we can run a campaign, and we can bring them something for them, some sharing of thoughts to them? How can we do that? सर ऐसा है, अभी 2 साल पहले सीए की एक स्ट्रगल शुरू हुई थी। इंडिया में सीए का कानून आया था, हमने इसके बारे में कई बार बात भी की इस फोरम में। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके खिलाफ हमने एक प्रोटेस्ट, एक कैंपेन यहाँ पे शुरू की कनाडा में। और उसके चक्कर में, मैं उस एमपी का नाम नहीं लूंगा, बड़ा या बड़ी या जो भी है, वो पॉपुलर एमपी है मिसिसागा से, और वो मुसलमान कम्युनिटी से भी है। तो ये शायद इशू उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी होना चाहिए था। हम सब, और मैं उसमें था, और काफी हमारे और मुस्लिम और अदर कम्युनिटी के भी फ्रेंड्स थे, ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के। हम लोग गए, हमने उनसे बात की, हमने और एमपी से बात की, प्रेशर करने की कोशिश की कि वो इस बात का इशू कैनेडियन पार्लियामेंट में उठाए, मोदी के खिलाफ कुछ एक्शन की शुरुआत करे, चाहे यहाँ पे चाहे यूएनओ में। नतीजा जीरो। हमारे साथ उन्होंने अच्छी बातें की, अफसोस जताया, पर नतीजा जीरो। तो ये एक प्रेशर उनके हो सकता है कि क्योंकि उनका ताल्लुक हो सकता है पाकिस्तानी बैकग्राउंड से होता, तो वो एक प्रेशर आता है कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपको अपोनेंट देखते हैं, राइट? नहीं, अरे भाई फिर वही बात, हम अपने को जो देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम अपने को मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, इंडिया, जितना हम ऐसे तोड़ के या ऐसी सोच रखेंगे जब तक, और ये जो लोग जीते हैं उनकी भी सोच, वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को लेके चले हैं, उसकी वजह से जीते हैं, जब तक ये सोच रहेगी आप चेंज नहीं ला सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक लोग को राजा बना लिया और उनकी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उनके तरह के। उन्होंने बोल दिया ये नहीं होगा तो हाँ जी ठीक है सर, नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलता है। जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी, ये चाहे 25 हो या 50 हो, जब तक मालिक कोई और रहेगा जो इनको कंट्रोल करेगा, इस बात को थिंकिंग बदलने की जरूरत है। और मुझे मैंने उसमें, अभी ये सिखों की स्ट्रगल हुई है, मैंने अपने यहाँ पे सिख एमपीज भी हैं, उन्होंने भी क्या पार्लियामेंट में सिखों के लिए किया वो भी दिख रहा है।
तो ये थिंकिंग बदलनी जरूरत है कि नहीं, हमें एकजुट होना, हमें समझना है कि हम किसी, अगर ये प्रेशर ग्रुप बन सकते थे तो कई टाइम पहले भी बन सकते थे, ये आवाज उठ सकती थी। आज 25 होंगे, कल 50 होंगे, पर जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक ये नहीं होगा कि हमें फोकस करना है इमिग्रेंट्स पे, तब तक हम पॉलिसीज के ऊपर। आवाज नहीं उठा पाएंगे, तब ठीक जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वो दिवांशु साहब। जरूरी है। दिवांशु साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपके टाइम देने का, वक्त देने का। आप जो हमेशा जो है वो कम्युनिटी टॉक को टाइम देते हैं और बड़ी सहल अफ़ज़ा गुफ्तगू करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे दिवांशु साहब। और दिवांशु साहब और इस वक्त सारी जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है वो डेफिनेटली जो है ना वो बहुत इस अंदाज में सोच रही है कि हम बेशक नंबर हमारे जितने भी ज़्यादा हो जाएं, जीत कर हम पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, अगर हम पार्लियामेंट में जाने के बावजूद हम वो रोल अदा नहीं करेंगे जो रोल आपको अदा करना है, सिर्फ हम नंबर बन के रह जाएंगे वहाँ पर, और हम पॉलिसीज़ के धारे को तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे और हम डरेंगे इस बात से कि हमने अगर इस पॉलिसीज के धारे को तब्दील करने की कोशिश की तो हम अगली दफा हो सकता है कि जीत करना है। तो ये मुमकिनात में से हो सकता है कि हमारा एक रिएक्शन आ जाए, एक तरीक यहाँ पर जो हमारी लोकल कम्युनिटी है वो हमारे खिलाफ हो जाए। ये सब कुछ होगा, लेकिन आपको इंसाफ के लिए, आपको हक के लिए, आपको सही बात के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब आप नॉमिनेशन का वोट लेते हैं तो कम्युनिटी की तरफ आप देखते हैं ताकि नॉमिनेट कर कर आपको कम्युनिटी जो है वो जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रेडी करती है। और फिर जब आप इलेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं और आप जीत जाते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जानते हैं और वहां पर आप वो आवाज नहीं उठाते जो कम्युनिटी चाहती है कि आप आवाज उठाएं, तो जाहिर बात है लोगों की डिसअपॉइंटमेंट होती है, लोग जो हैं वो बददिल होते हैं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफा जो है ऐसा नहीं होगा। मेरे अगले मेहमान जो हैं वो जनाब डॉक्टर इकबाल मसूद नदवी साहब हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जनाब मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर जो जीत कर पार्लियामेंट के अंदर गए हैं वो जनाब क्या करें। डॉक्टर इकबाल नदवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के अंदर टाइम देने का डॉक्टर साहब। और आप इलेक्शन ख़त्म हो गया है, आपके सामने है, तो रिजल्ट्स भी आ गए हैं, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है, लेकिन बहरहाल कुछ नए चेहरे आ गए हैं। शफ़क़त अली साहब बड़ा मतलब बहुत अरसे से पॉलिटिकल अरीना के अंदर थे और जीत कर आए हैं। और उनकी एक ख़ास खूबी ये है कि शफ़क़त अली साहब की खूबी नज़र जो हमें आती है वो ये नज़र आती है कि वो टीम प्लेयर हैं और वो टीम बनाते हैं और टीम को लेके चलते हैं। तो इस दफ़ा ये मुमकिनात में है कि वो एक जो मुस्लिम कॉकस वहाँ पर मौजूद है उसको साथ मिला के वो चले और कुछ टीम वर्क बनाने में कामयाब हो जाएं। ये एक उनसे बड़ी उम्मीद हमारी कम्युनिटी को वाबस्ता है। और उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस भी की है हमेशा। जब भी पार्टी ने उनसे कहा कि जी फला खातून को के लिए आप हट जाएं, वो हट जाते हैं। और इस दफ़ा जो है उन्होंने ब्रैम्पटन सेंटर के अंदर जनाब छक्का मारा है और इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचे। तो नदवी साहब कैसे देख रहे हैं, फ्यूचर क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी और आपके तमाम हाज़रीन मजलिस और जो हज़रात इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो इसमें शरीक हो रहे हैं, जो इसमें अपनी राय दे रहे हैं, उन सब के लिए अस्सलाम वालेकुम। वाक़या ये है कि हकीकत ये है कि इस मौके पर ही जो इलेक्शन हुआ था, बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें बड़ी नेचुरल होती हैं, बाज़ दफ़ा नहीं होती। तो ये तो लग रहा था कि कुछ ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी इलेक्शन का ऐलान किया, लेकिन ये कुछ नेचुरल सा नहीं था। यानी जो हालात थे इस वक्त, कोरोना के हालात चल रहे थे, फिर उसके बाद अभी कोरोना से लोग संभल नहीं पा रहे थे। लेकिन बहरहाल उनके अपने जहन में ये बात रही होगी कि अगर इस तरीके से शायद लोग हमें इस वक्त जो हमने खिदमत की है उसके नतीजे में हमें लोग वोट दे देंगे। तो बहरहाल ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि मैं 2-4 जगह गया भी हूँ और 2-4 लोग, जैसे कुछ लोगों से बात भी हुई है, तो दोनों तरफ की राय थी। एक राय ये थी यकीनन उन्होंने बड़ा काम किया है तो हमें उनको चुनना चाहिए, लेकिन दूसरी राय ये भी थी कि भाई इसकी कीमत जो हमसे वसूल कर रहे हैं ये गलत है। तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा मामला ऐसा हो गया है। लेकिन मुझे जो कंसर्न था वो ये था कि हमारे यहाँ से जो पहले से कुछ मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, वो लोग मुंतखब हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। क्योंकि आपको मालूम है 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग से काम करती हैं कि मसलन 2 मुसलमान 2 पार्टियों से खड़े हो गए, जी तो उसके बाद फिर ये होता है कि दोनों के वोट कट गए तो तीसरा कोई आ जाता है मसलन। कभी ये भी होता है कि वो इश्यूज़ जो होते हैं वो दब जाते हैं और वो एक हंगामी सूरत हाल बन जाती है। लेकिन बहरहाल नतीजा आ गया है और अगर देखा जाए तो वो बनी तो अक़लियत की हुकूमत है, लेकिन उम्मीद ये है कि वो कुछ साल चला लेंगे। मेरी कल ये जो इक़रा खालिद हैं, कल जी वो जी। अल-फलाह में आई हुई थी, तो मैंने उनसे यही पूछा कि भाई ये कितने साल चलेंगे।
तो उनका अंदाज़ा यही था कि शायद ये इलेक्शन भी फिर थोड़े दिनों के बाद ही कराना होगा, जो सूरत हाल है उसमें। तो खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो बात आपने उठाई है वो नुक्ता ज़्यादा अहम है कि हमें, जैसे कहते हैं ना, पस जब बायत करद है अक़वाम मशरिक़, इक़बाल ने एक मसनवी लिखी थी कि जी अब जी हमें करना क्या चाहिए। बिल्कुल। रोने के किस्से, शिकवे, मतलब ये तो शिकायतें होता रहेगा नजीर साहब, अब हमें होता आगे की तरफ भी रहेगा। तो देखें। जी ये तो चलता आगे रहेगा। क्या करें? आगे क्या बिल्कुल। करना है? तो मैं अपनी इस बात को 3 हिस्सों में रखूँगा। जी जी। पहली चीज़ तो है कि कम्युनिटी, हम खुद अपने आप को मुखातब करें, हम्म, यानी हम अपना खुद जायज़ा लें और अपने लिए खुद तय करें कि हम कहाँ हमसे कमी हो गई है, कहाँ हमें करना चाहिए। तो कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी क्या है? हम्म, और दूसरी बात मैं रखूँगा, जो मुंतखब अफराद हैं उनसे जो हमारी तवक्कुआत हैं, कितनी उसमें सही हैं, कितनी गलत हैं, कितनी वो कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जो अगर उन्होंने कुछ वादे किए हैं तो उसका कुछ हम उनसे जायज़ा लें, उनसे अकाउंटेबिलिटी हो, उनसे बाकायदा पूछताछ हो। हम्म, और तीसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि जो हमारे वो हज़रात जो कम्युनिटी में ये वोट को एक दीनी ज़िम्मेदारी समझ के अंजाम देते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी किस अंदाज़ से पूरी हो सकती है? क्योंकि आपको मालूम है कि यानी यहाँ पर मुसलमानों को बहुत से ऐसे लोग हैं जो दीनी लिहाज से वोट देना गलत समझते हैं। ठीक है। और हमने इमाम कौंसिल ने और इमामों की पूरी तंजीमों ने इस बात को लोगों को उभारा कि वोट देना हमारी दीनी ज़िम्मेदारी भी है। जी बिल्कुल। टैक्स रिटर्न के तौर पर भी देना है, टैक्स देते हैं हम तो इसलिए हमें भी है, लेकिन दीनी ज़िम्मेदारी भी है। तो इस लिहाज से आपने देखा होगा कि मैं अभी देख रहा था कि तकरीबन बाज़ रिकॉर्ड तो ये है कि मुसलमानों में से 80% लोगों ने वोट दिए मसलन। जी जी। अब आपको मैं एक फ़र्क बताता हूँ कि 80% वोट दिए और वैक्सीनेशन के बारे में मुसलमानों का जो स्टैटिक्स है वो 40% के। अच्छा। जी हाँ। जी। ओह। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुसलमानों में अगर कोई मसला दीनी लिहाज से उनको मुतमईन नहीं करे तो कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं यानी ये कहना चाहता हूँ कि दीनी ज़िम्मेदारी हमारी क्या है। तो अगर पहली बात को हम लें तो कम्युनिटी की ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर असल में ये है, हमारी एक मुश्किल है। मुश्किल ये है कि मैंने कहा कि हम नेशन ऑफ इमरजेंसी हैं, कि हम बहुत ही हंगामी हालात में बहुत तेज़ काम करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं। लेकिन जब मामला ख़त्म हो जाता है तो फिर सो जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, ये तो सिर्फ हमारी जमहूरियत का एक छोटा सा हिस्सा है। बेशक। यानी असल मसला तो ये है कि आपके पास 4 साल का अगर मौका है, 3 साल का है, जो भी है, उसमें आपके पास हर साल के लिए कुछ आपके एक ऑनगोइंग चलने वाले काम होने चाहिए। कुछ लॉबिंग ग्रुप हों, कुछ राब्ता करने वाले हों, कुछ स्टैटिक्स जमा करने वाले हों, कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको लोग न जानते हों लेकिन वो ऐसी खिदमत करते हैं जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हो। बाद दफ़ा बेशक। हमारे यहाँ ये होता है कि ऊपर सामने वाले लोग मशहूर हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे पीछे से काम करते हैं वो नहीं होते, लेकिन ज़रूरत उनकी भी बहुत होती है। बेशक। तो अगर फर्स्ट कीजिए कम्युनिटी ये महसूस करे कि भाई हमें सिर्फ इलेक्शन के दिन वोट नहीं देना है, कुछ कुछ देर तक नहीं चलना है, बल्कि हमें पहले भी काम करना है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी। ठीक। और आप देखिए कि जो कम्युनिटी यहाँ पर इस काम में मतलब उन्होंने अपने आप को इस काम का अहल बना लिया है और लगी रहती है, उसके रिजल्ट और आप में रिजल्ट देख लीजिए, बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क होता है, यानी सही दूसरों कह को रहे तो छोड़ दीजिए, बहुत फ़र्क है उसमें। हैं। जी जी जी। अच्छा, उसी के साथ साथ हमारा मसला ये होता है कि अगर आप देखें तो इसमें ज़ाहिर इलेक्शन में पैसे भी खर्च होते हैं। तो मुसलमानों को आप फंड रेजिंग में लेकर आएँ तो दीनी बुनियादों पर तो मोटिव कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें भी वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसके लिए भी बड़ी ज़रूरत है कि इसकी बाकायदा कम्युनिटी में स्ट्रेटेजी बनाई जाए। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अब बन गई हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई हमारे पास जोड़ने वाली तंजीम नहीं जो सबको इकट्ठा मिल के बिठा के एक साथ नशिस्त में ये तय कर लें कि हम काम को रिपीट नहीं करेंगे और कामों की तकसीम कर लेंगे। मतलब कुछ अफराद कुछ ये काम करें, कुछ दूसरे काम करें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ी ज़रूरतें हैं इस बात की कि हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम गोया बस एक हंगामी तौर पर एक काम करने वाले ना हो, बल्कि एक मुस्तकिल बुनियादों पे। हदीस शरीफ भी यही कहती है कि आपने फरमाया कि सबसे बेहतर अमल वो है जो मुसलसल हो चाहे थोड़ा हो। बेशक। तो एक तो ये हुआ, दूसरी चीज़ ये है कि जो मुंतखब अफराद की ज़िम्मेदारी है वो बड़ी अहम है। वजह ये है कि हमारे पास 2 मंज़र सामने आ रहे हैं। एक मंज़र ये होता है कि जब मुसलमानों से वोट लेना होता है तो उनको नज़र आता है मस्जिद सबसे अहम जगह है, ठीक है। जहाँ वो मुसलमानों को पहुँच सकते हैं, उनको एक बड़ी तादाद में क्राउड मिल जाता है। बेशक। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मुसलमानों से ज़रूरत पड़ती है तो वो मस्जिद भूल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कुछ दूसरे नुमाइंदे उनके लिए सामने आ जाते हैं कि भाई ये ज़्यादा अहम आदमी है। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों से आप यकीनन आप सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं, आप सबके नुमाइंदा हैं।
लेकिन जब आप मुसलमानों से कुछ वोट की तवक्को रखते हैं तो मुसलमान आपसे भी कुछ तवक्को रखते हैं। बेशक। और हमारा 2 पॉइंट का एजेंडा है टोटल। जी, जी। हमारा पॉइंट ये है कि हम किसी और के खिलाफ आपसे काम नहीं करवा रहे। नहीं। हम सिर्फ अपने कुछ काम आपसे करवाना चाहते हैं और हुँ। जो काम आप कर सकते हैं उसी को कह रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा कोई पहाड़ तोड़ने की बात नहीं कर रहे। हाँ, हाँ। तो सवाल ये है कि अगर आप वादा कर लेते हैं तो फिर पूरा कर दीजिए, नहीं कर सकते तो कह दीजिए। तो हमें कोई इसमें मसला नहीं डॉक्टर होगा। साहब इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक चीज़ जो मिसिंग होती है ना हमेशा, हमारी हमारी अक्सर जो लीडरशिप के पास जो चीज़ मिसिंग मुझे नज़र आती है कम्युनिटी के अंदर, वो ये होती है कि हमारे पास तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं और उनको डिलीवर नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से हमारी लीडरशिप को। अब अगर 20-25 लोग 12 लोग अगर जीत कर इलेक्शन आ गए हैं, तो क्या हम उन सबको कोई फीडबैक दे रहे हैं? हम कोई उनको बता रहे हैं कि जी ये 2-3 इश्यूज हैं जिसके ऊपर आपने जो है वो कंसिस्टेंटली काम करना है। तो ये भी तो एक वे ऑफ डायरेक्शन होती है ना हमारे पास। देखें आप जिस तरह मुस्लिम काउंसिल ऑफ पील के अंदर भी हैं, आप उलमा काउंसिल्स के अंदर भी हैं, तो वहां से एक कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि 25-30 चीजें बनाकर आप भेज दें, कम से कम 1 या 2 जो वेरी हाई लेवल थिंग्स है उसकी डायरेक्शन और उसके अंदर जो सपोर्ट जो कम्युनिटी की तरफ से मिल सकती है, कम से कम उसको जो है ना एंगेजमेंट लेवल के तौर पर लेके आना चाहिए। देखिए जब आप बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं या बोलना शुरू कर देते हैं, उसमें से एक भी चीज नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप किसी एक या 2 चीज के ऊपर फोकस करके अपने नुमाइंदों को कहेंगे कि यार इसके ऊपर आप लोग काम करें, तो हो सकता है कि उनके लिए भी आसानी हो पार्लियामेंट के अंदर लॉबिंग करना, अपने इश्यूज के ऊपर बात करना। लेकिन अगर आप 25,000 इश्यूज निकाल के वहां पहुंच जाएंगे तो फिर एक भी इशू पूरा नहीं हो सकेगा। तो क्या आप नहीं समझते कि ये जिम्मेदारी बड़ी अहम है? यही मैं कह रहा था कि हमारे मैंने कहा 2 पॉइंट हैं। एक तो यही कि हम चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने बहुत से मुस्लिम मुल्कों से, नॉन मुस्लिम मुल्कों से आए हैं। जी, जी। और वहां पे आपको मालूम है मसाइल हैं जिसकी वजह से हम बिल्कुल। यहाँ आए हैं। अगर हम वहां के मसाइल यहाँ ले आए तो फिर ये मुल्क भी उसी तरह हो जाएगा जो हमारे मुल्कों का हाल है। हो यही रहा है तो ना मैं इस वक्त सिर्फ तो। 2 ही पॉइंट में कहता हूँ कि भाई वहां के मसाइल यहाँ न लाएं हाँ, हाँ। और दूसरी बात ये कि यहाँ के जो हमारे मसाइल हैं उसको आप सुन लें, दूसरों से भी आप सुने। दूसरों का हमें किसी के जो हुकूक हैं, जो उनके मुतालबे हैं, उससे हमें एतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि उनके मुतालबे उनके अपने हद तक रहें, दूसरों के लिए वो ना करें। अब मसलन बाज़ तंजीमें यहाँ पर ऐसी हैं जिनका काम ही ये है कि दूसरों की नज़र रखना है दूसरों पर और दूसरों के बारे में वो करते रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के पास एनर्जी भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है। तो अगर आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, अगर हम उसको ज़ाय कर देंगे थोड़ी सी एनर्जी को तो बहुत कम होगा उसके मुकाबले में। तो दोनों चीज़ें आपको करनी है। एक तो ये कि नुकात महदूद करने, लेकिन दूसरा काम करना प्रायोरिटी के साथ। बिल्कुल सही बात कि है। पहले कौन सी चीज़ होनी चाहिए। मसलन फ़र्ज़ कीजिए, अब मसलन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये कि हम अपने नौजवान नस्ल को कैसे पॉलिटिकल उसमें तरबियत दें। एग्जैक्टली। किस तरह से हम उनको नीचे से ग्रूम करते हुए ऊपर लेकर लाएं। ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा नुमाइंदे बनेंगे, हमारे ज़बान उनकी होगी, यहाँ के माहौल को समझेंगे, लेकिन उनको तजुर्बा चाहिए सही और बात। नीचे से आते हुए ऊपर आए। वो पैराशूट से ऊपर ना उतरें, बल्कि वो नीचे से सिटी से फलां से होते होते किसी के साथ जुड़ जाएं, किसी के साथ वो कर लें। तो अब इसमें मुसलमान अगर फ़र्ज़ कीजिए मेंबरान पार्लियामेंट या मुंतखब हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो 1-2 नौजवानों को अपने साथ ग्रूम करें। कुछ बिल्कुल लोगों सही को बात। मतलब मुख्तलिफ किस्म के वॉलंटियर उनकी टीम बनाएं। मैंने इनसे इकरा खालिद से और दूसरे लोगों से कहा था, भाई आपकी कोई एडवाइजरी कमेटी आप बना लीजिए जिसमें आप अनऑफिशियली हम लोगों को या किसी जिससे आप समझती हैं कि कम्युनिटी की बात पहुंच सकती है, 2-4 ऐसे लोगों को आप रख लीजिए। कभी-कभी उनसे सुन लिया कर लीजिए, कैजुअल महीने में नहीं तो 3 महीने 1 साल में मुलाकात कर लीजिए, बिल्कुल तो सही हम बात है। आपको बात कर देंगे। यानी हमने उनसे ये कहा कि देखिए मैं और आपके और कम्युनिटी के बीच में आप मैंने एक दफ़ा यानी जो यहाँ का ये इदारे हैं इंटेलिजेंस के, हमने उनसे एक बात कही थी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके और कम्युनिटी के बीच में लिंक बन जाए तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम कम्युनिटी के मुखबिर बन जाएं आपके पास, तो ये हम नहीं करेंगे। मतलब दोनों में फ़र्क है। तो ये 2 पॉइंट हैं हमारे जो कम्युनिटी से उम्मीदवार मुंतखब अफराद से हम तवक्को रखते हैं। तीसरी चीज़ जो दीनी मिजाज के लिहाज से है वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि दीनी जिम्मेदारी है कि हम मतलब ये है कि खैर के लिए यहाँ पर आगे आएँ, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ये तो सबसे पहले अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बेशक। दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो इस्लाम का हमारे पास एक असासा है वो उसमें जो अच्छी बातें हैं वो इस माशरे के अंदर उसका हिस्सा बन जाएं।
और माशरा उनको कबूल कर ले, और हम तो खैर की बात फैलाना चाहते हैं, यानी जो पुरअमन तरीका है उसको चाहते हैं, फिर उसके बाद दूसरों के जो इंसानी हुकूक हैं, जो वो चीज़ें उन सबको करना चाहते हैं। तो अगर ये जज्बा हम पैदा करें तो हमारे लिए ये इंतखाबी सियासत, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ वक्ती कामयाबी या एक ओहदे की चीज़ नहीं होगी, बल्कि इसके ज़रिए से बिल्कुल मुमकिन, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत के अंदर आकर वहाँ पर एक पूरा निज़ाम जो है वो लोगों ने अपना लिया उनका निज़ाम को, वो चीज़ अगर हम कर सकते हैं तो यकीनन कनाडा में बहुत इम्कानात हैं इस बात के। कनाडा का माहौल आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा इस्लाम दुश्मन नहीं है। इस्लाम के बारे में मालूमात गलत हैं, कुछ उनको मतलब ये मीडिया गलत बातें बता देता है, जो भी है, लेकिन दुश्मनी इस तरह की नहीं जैसे बाज़ मुल्कों में होती है। तो यहाँ पर इस्लाम के सिलसिले में अगर हम ये काम भी करें, और यकीनन फर्ज कीजिए मैं बतौर एक दीनी आलिम के बात करूँगा तो मेरा दायरा महदूद होगा, लेकिन जो दूसरा आदमी प्रोफेशनल भी होगा किसी फील्ड का, वो इस्लाम की बात करेगा, एक साइंसदान एक बात कहेगा, एक मेडिकल आदमी साइंस बात करेगा। तो इस लिहाज से हमारी बड़ी ज़रूरत है कि ये तीनों चीज़ें हम एक साथ हासिल करें, कि कम्युनिटी को भी मोबिलाइज करें, यानी कम्युनिटी को हम उभारते रहें, लेकिन कम्युनिटी को हमसे बुरा भला कहते रहें, एक दूसरे को मतलब तनकीद करते रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस पर अच्छी बातों की तरफ तवज्जो दें, कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दिला दें, लेकिन आप पॉजिटिव तौर पर आगे बढ़ें। और दूसरा ये है कि मुंतखब अफराद को भी महसूस हो कि भाई हमसे इन्होंने एक दफ़ा वोट दे के भूल नहीं गए, बल्कि हमें याद रखेंगे, तो कुछ हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। तो ये तीनों तो चीजें इसमें अगर डॉक्टर हम साहब करते एक हैं तो इसमें अल्लाह ने डॉक्टर चाहा साहब तो एक इससे फर्क पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है ये कि हम ना लीडरों को भूलने दें कि हम नहीं हैं, और ना वो भूलें कि हम हैं, हम बिल्कुल हम भी नहीं बिल्कुल हैं, राइट। ये बिल्कुल तो टू वे असल में है कि कभी कभार जो है उलमा काउंसिल्स हो गई, इस तरीके से हो गई, आप अपना डेलीगेशन जो है वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के पास भेज दें, उनको दोबारा से रिमाइंड करवाएं कि जी कुछ बातें हमने आपसे कही थी, 2 पॉइंट्स थे हमारे, उसको आपने किस हद तक आगे बढ़े, तो उसका एक फायदा होता है। देखिए इनकार तो कोई नहीं करेंगे, वो जाहिर सी बात है, उनको अगले इलेक्शन में ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, इनको एक जो कमजोरी तो इनकी होती है कि इनको हर दफा जो है एक नए इलेक्शन के लिए जाना पड़ता है, तो इसलिए बात तो सुनते हैं वो आपके, आपको टाइम भी देंगे, वो और बात है कि किसी वजूहात की बुनियाद के ऊपर बाज दफा वो नहीं कर पाते, या पार्टी के अंदर उस तरीके से उनकी से नहीं होती जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। लेकिन ये कि हम बार जब रिमाइंड कराते हैं, हम जरा पुश करते हैं, हम जब उनको हिम्मत दिलाते हैं और हम उनकी पुष्ट पे खड़े हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो आगे लीडरशिप होती है वो भी थोड़ा ताकतवर होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक बंदे को आगे भेजने के बाद हम उसको भूल जाते हैं, हम कहते हैं अब अगले इलेक्शन में मुलाकात होगी तुमसे, और वो फिर बेचारा अकेला लगा रहता है, वो जो वो कर सकता है वो कर रहा होता है, जो नहीं कर सकता नहीं कर। तो हमें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है कि जिसके अंदर हम हमारे जो नुमाइंदे जीते हैं, हम उनसे कहें कि यार आप बताएं आपको किस किस्म की जो है ना हेल्प चाहिए, कौन सी जगहों पर आपको हेल्प चाहिए, कौन से वॉलंटियर प्रोग्राम में आपको चाहिए, कौन सी आपको रिसर्च करनी है, कौन सी चीजें हम आपके लिए हेल्प आउट करें। ये असल में जो एरिया है वो खाली है, जो कि हम अपनी लीडरशिप को फराहम नहीं कर रहे। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और असल में मसला यही है इस वक्त कि देखिए बात यह है कि हम यहाँ पर एक बात तय कर लें कि हम यहाँ पर पार्ट ऑफ गेम हैं, पार्ट ऑफ लाइफ हैं, पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं। पहले हम कोई एलियन नहीं है, कोई बाहर से मतलब ये कि वो नहीं हो गए, हम यहाँ का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो जाहिर है कि आप सोचिए अगर आप घर में अपना ख्याल रखते हैं तो पड़ोसी का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, मतलब आसपास के लोगों का भी। और जाहिर है कि जो किसी पर कोई हादसा गुजरता है तो हम पर भी उसकी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर जो हालात हैं अगर आप देखिए तो हकीकत ये है कि हम जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ के कोरोना के हालात पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत में हमको रखा है, बेशक कि बेशक। मतलब बहुत कुछ होने के बावजूद हुकूमत ने बहुत कुछ किया है, लोगों के एकदम कहते हैं बिल्कुल हालात से मतलब बिल्कुल मायूस होने तक नहीं पहुँचाया। तो इस लिहाज से ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम इसको और कैसे बढ़ाएं, जैसे कुरान मजीद ने कहा ना, लैन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम और बढ़ा देंगे, बढ़ाकर बेशक दे देंगे। बेशक। तो नाशुक्री हम ना करें और शुक्र को बढ़ाएं, ये दो चीज़ें भी हमारे लिए यहाँ पर बड़ी ज़रूरत है इस बात की। और हकीकत ये है कि यहाँ पे मौक़े बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं एक बात मैं आपको कहूँगा, अगर आप कहें तो मतलब इजाज़त बोले दें, बोले। कि एक चीज़ जो यहाँ पर होती है वो होती है स्टैटिक्स की। कि मसलन एक मेंबर पार्लियामेंट है, वो उसको अगर अपने ऊपर बात करनी है कि भाई फलां मसले पे मुझे आपसे बात करनी है, तो वो ऊपर वाले ये पूछेंगे उससे कि आपके पास कितनी ईमेल इसके बारे में आई हैं, बेशक। कितने लोगों ने इसके बारे में कहा है। डिस्कस बाज़ किया। दफ़ा हमारे यहाँ ये होता है कि हम आपस में तो बहुत शिकवे शिकायत कर लेते हैं, लेकिन जो मौका होता है कि मतलब ये कि हम 10 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी ईमेल करें किसी मौजू पर, वो बाज़ दफ़ा नहीं होता। तो इस चीज़ को और अच्छे अंदाज से होना चाहिए, मतलब कोई गाली गलौज की बात नहीं है, ठीक बल्कि है। भले अंदाज में वो बात की जाए, लेकिन उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि वो ऊपर जाके ये कह सकते हैं कि भाई देखिए मेरे ऊपर ये कम्युनिटी में ये मेरे पास से प्रेशर बन रहा है और इस सिलसिले में आपको कुछ करना चाहिए। आप ठीक है। देखिए ना, अगर मतलब ये जब वाक़या होता है, लंदन का वाक़या हुआ, तो वो पूरे मुल्क हिल गया उससे, सही यानी से। वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक।
तो यकीनन इसका ये मतलब ये है कि वो मुतवज्जे होते हैं, इम्पैक्ट वो है। अब निकालते हैं, बिल्कुल। सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें इस काम को करते रहना चाहिए। बहरहाल बात ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें उम्मीद रखना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें भी होगा और हमारे आगे वाली नस्ल को होगा। यानी इस इंशाल्लाह। नस्ल के लिए हम जो कुछ छोड़ने जा रहे हैं, वो मतलब बड़ी अहम चीज़ होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर कोई एक खैर का आपने दरख्त लगा दिया, तो जितने फल और फलदार दरख्त होंगे, उसके आपको उसका एक सदका जारी आपकी लिए बनता बिल्कुल रहेगा। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये बड़ी ज़रूरत है इसकी। बहुत-बहुत शुक्रिया नदवी साहब, आपने बहुत सैल अफ़ज़ा गुफ्तगू की और एक डायरेक्शन हमने आज प्रोग्राम के अंदर कोशिश की कि मुसलमान जो लीडरशिप जो जीती है, उनको क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए एज़ ए कम्युनिटी उनकी हेल्प के लिए। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन आज हमने कोशिश की कि आज अपने प्रोग्राम के अंदर पोस्ट इलेक्शन के हवाले से कुछ गुफ्तगू रखें और हमारे तीनों मेहमानों ने मुख्तलिफ अंदाज में जो है अपनी बात को रखा है। कुछ एक और अहम चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ आखिर के अंदर बिल्कुल ये कि इस दफ़ा जो है वो तमाम पार्टीज़ ने जो है उन ख़वातीन को कोशिश की है, जो डिफरेंस था कि ख़वातीन के कम होती थी पार्लियामेंट के अंदर या मुख्तलिफ इदारों के अंदर, तो तमाम पार्टीज़ ने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है ना उनकी इजाफ़ा की जाए। इसी तरह मुसलमान जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी हमें नज़र आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जो है 18 के करीब जो है ना मुस्लिम हमारी ख़वातीन ने जो है ना इलेक्शन में हिस्सा लिया इस दफ़ा। जिसमें से जो है वो 10 जो है लिबरल पार्टी की तरफ से, 1 कंज़र्वेटिव पार्टी भी और 7 जो है वो एनडीपी की तरफ से जो है ना वो इलेक्शन लड़ा। इन 18 में से जो है वो 2 ख़वातीन जो है वो कामयाब होने में कामयाब हुई हैं। लेकिन बहरहाल ये कि हम ये देखते हैं ये इस ना सिर्फ ये कि मुस्लिम ख़वातीन बल्कि दूसरी ख़वातीन भी जो है इस दफ़ा उनको ज़्यादा सीटें दी गई। सबसे ज़्यादा एनडीपी ने ख़वातीन को सीटें दी हैं, उसके बाद लिबरल पार्टी ने और इस दफ़ा कंज़र्वेटिव ने भी 111 सीटें ख़वातीन को दी हैं। तो सब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 50% आबादी ख़वातीन की है तो ये सबका टारगेट मुझे ऐसा लगता है नज़र आता है कि जेंडर बेस्ड जो है ना इक्वालिटी के हवाले से जो है ना वो पार्टी के अंदर टिकटें तक़सीम की जाएँ और उम्मीद करते हैं कि ये जो इशू है ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी होती है मुख्तलिफ लेवल के ऊपर और हो सकता है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर ख़वातीन जाती हैं इसके नतीजे में जो इस ख़वातीन के सिलसिले में रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। तो आज का ये प्रोग्राम हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि पोस्ट इलेक्शंस को डिस्कस करें, उसके मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उसको आप तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आरिफ जहांगीरी जो है अगले हफ्ते फिर किसी प्रोग्राम के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।